आइए प्यारे, आप सभी का आपके चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर एचएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कक्षा 11 के दूसरे पाठ का जो गद्य खंड का पाठ है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, उसके एक एक अभ्यास प्रश्नों को आपके समक्ष कराने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको देखकर आप अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि कैसे किसी भी गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। एक पुस्तक अपनी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और आप बैठ जाइए कॉपी लेकर और लिखते रहिए। अब दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न यही है। देखिए, पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो हम इस प्रकार संकेत डाल लेंगे, अंधकार के से लेकर के भाग चले तक। तो इससे हो गया कि इसी गद्यांश का है और प्रश्नोत्तर का डाल लेंगे और पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन एवं लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। जैसा पुस्तक और प्रश्न हमसे उत्तर लेना चाहेगा उसी प्रकार हम देते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपके पुस्तक में गद्यांश में रेखांकित अंश यही है कि बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। यानी जिनके पास सामर्थ्य होती है उनके चेले चापड़ ही बहुत मजबूत होते हैं, वो ही पहले लड़ जाते हैं ना। जैसे मोदी जी का देख लीजिए, हर प्रदेश में हर जिले में कितने सैनिक है, वहीं लड़ते रहते हैं मोदी के लिए, है ना। तो इसके मतलब मोदी शक्तिशाली है। तो इसी प्रकार अब इसकी हम व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य देव के सारथी अरुण सूर्य के निकलने के पहले ही सूर्य देवता के शत्रु अंधकार का समापन कर देते हैं, उसी प्रकार जो प्रतापवान पुरुष होते हैं उनके सेवक अर्थात सैनिक भी बलवान होते हैं और वो भी अपने स्वामी को कष्ट न देकर अपने स्वामी के शत्रु को स्वयं ही पराजित कर देते हैं। यानी अकबर कभी युद्ध करने नहीं गया, उसके सैनिक ही युद्ध करने जाते थे, तब भी वो सम्राट था। तो इस प्रकार हम रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे। इसका तीसरा प्रश्न है, भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है। तो भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण है। चौथा, अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है। तो अंधकार का शत्रु सूर्य देव को बताया गया है। पांचवा, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया। अंधकार का समूल नाश सूर्यदेव के सारथी अरुण ने कर दिया। अब हम इस पाठ के अगले गद्यांश खा की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो हम इस प्रकार प्रश्नोत्तर खा डालेंगे, संकेत डाल लेंगे सूर्यदेव की से लेकर करते हैं तक का और लिखेंगे उत्तर कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है। केवल शीर्षक पूछा गया यानी पाठ पूछा गया, तो केवल इतना ही हमको लिखना है। दूसरा प्रश्न है इसका, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। रेखांकित अंश में सूर्यदेव की महानता का वर्णन है। लेखक कहना चाहता है कि उनके अंदर कोई पक्षपात नहीं है, कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तो हम इसकी व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायप्रियता प्रशंसा योग्य है, उनमें थोड़ा भी पक्षपात नहीं है, वे सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। वे निकलते तो हैं उदयाचल पर्वत पर, लेकिन कुछ ही पल में वे अपने प्रकाश को एक ही समान सभी पर्वतों के शिखरों तक पहुंचाकर उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार
हम लिखेंगे और यही समझ लीजिए हम बहुत कम ही शब्दों में आपके लिए नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है, कम शब्दों को समझिए, तभी आप अपनी नोट्स भी ठीक से कंप्लीट करने में मन लगे। इनके इसी पक्षपात रहित व्यवहार के कारण सभी पर्वतों की सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार व्याख्या लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न है, सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार है? तो लेखक के अनुसार सूर्यदेव का स्वभाव उदार, पक्षपात रहित और न्यायप्रिय है। चौथा प्रश्न है, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है? तो प्रातःकालीन किरणें सभी पर्वतों की चोटियों पर एक साथ फैलकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे सभी पर्वतों ने लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? तो सूर्यदेव की उदारता के संदर्भ में उदार सज्जन पुरुषों की तुलना की गई है। कहा गया है कि जैसे सूर्य सभी को प्रकाश देता है वैसे ही सज्जन पुरुष भी अपने सत्कर्मों से संसार का उपकार करते हैं। अगला गद्यांश गा है कि उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। इसकी व्याख्या हम इसी प्रकार लिखते हैं, थोड़ा समझा भी दें आपको कि उदयाचल के शिखर रूप आंगन में, यानी उदयाचल पर्वत जहाँ पर सूर्य निकलता है उसे उदयाचल पर्वत माना जाता है। शिखर रूप आंगन यानी चोटी रूपी आंगन, किसके? उदयाचल रूपी पर्वत के चोटी रूपी आंगन में जब सूर्य शुरुआत में निकलता है तो उसे बाल सूर्य के रूप में माना जाता है। छोटा सूर्य है, बालक सूर्य है। तो जब वो खेलता है, निकलता है, धीरे धीरे कोशिश करता है रेंगने की, नीचे से ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर निकल रहा है, और उसके सारथी तो लाल अरुण होते हैं। तो फिर इस तरीके जब वो निकलता है और निकलते हुए जब यहाँ पद्मनियाँ यानी कमलियाँ, जो कमल अभी ठीक से खिली नहीं रहती हैं, कली, तो जब वो देखती हैं तो बड़ा प्रसन्न होती हैं और खिलने लगती हैं कि वाह अब सूर्योदय होगा और हम विकसित होंगे ना। तो इस प्रकार हम इसकी व्याख्या अपने से भी कर सकते हैं। हमको भयभीत नहीं होना चाहिए कि अरे अब इसकी व्याख्या कैसे करें। यदि हमको पाठ और लेखक का नाम पता है तो प्रश्न उत्तर भी इसी में से ढूंढ लेंगे। और वैसे भी गुरुकुल कोचिंग सेंटर एचएस आपके नोट्स की खुद टेंशन रखता है। आप बस चैनल से जुड़े रहिए और लाभ प्राप्त करते रहिए। यहाँ आपको उतने ही शब्द उत्तर में मिलते हैं जितने की आपको आवश्यकता होती है। अब हम इस प्रकार अगले गद्यांश का जब हम उत्तर लिखने वाले हैं तो प्रश्नोत्तर गा डाल लेते हैं। किसी भी पंक्ति के पहले एक दो शब्द, पहले का एक दो शब्द और आखिरी का एक दो शब्द लिख करके इस प्रकार उदयाचल के डैश 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 में आ गया, इस प्रकार संकेत डाल लेते हैं। इससे ये पता रहता है कि ये इसी गद्यांश का उत्तर है। अब गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इस प्रकार भी हम पाठ और लेखक का नाम लिख सकते हैं। पाठ का नाम डाल के लिख लीजिए महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और लेखक का नाम डालकर लिख लीजिए आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब हम इस प्रकार रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि द्विवेदी जी कहते हैं कि उदयाचल चोटी रूपी आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए और धीरे धीरे घुटनों के बल बालक की भांति रेंगते हुए देखकर कमलियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई, अर्थात वे भी प्रसन्न भाव से खिलने लगी। लेखक कहता है कमलियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब बालक हाथ और पैर के बल चलते हैं तो स्त्रियों को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार कमल विकसित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार हम व्याख्या लिख लेंगे जितना आपके समक्ष लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, सूर्योदय होने के समय कमल और कमलियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सूर्योदय होने पर कमल और कमलियाँ खिल उठे और वे प्रसन्न हो गए।
चौथा प्रश्न है कि उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा उदित होते समय सूर्य एक छोटे लाल और अत्यंत सुंदर बालक के समान दिखाई पड़ता है। पांचवा प्रश्न है किसे देखकर कमलनियां आनंदित हुई? तो कमलनियां बाल सूर्य को देखकर आनंदित हुई। अगला का ध्यान देखिए घा कि आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। यानी जिस समय सूर्य, लेखक कहना चाहता है जब सूर्य निकलता है तो लाल रंग का होता है, तब नदियों पर जब उसकी प्रकाश पड़ती है तो नदियां भी अलौकिक रूप धारण कर लेती हैं। जब किसी जल में लाल लाल धारा पड़ेगी तो कैसा लगेगा आप ही समझिए। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। यानी जैसे मदिरा परिपक्व हो जाती है, तैयार हो जाती है, उसी के समान जल की शोभा बढ़ गई। तो अब हम दूसरा प्रश्न इसका करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। पूर्वत माने पहले वाला, वही कवि है वही लेखक है ना। तो लिखेंगे कि द्विवेदी जी कहते हैं कि उदयाचल पर उदित होने के पश्चात सूर्य जैसे ही आकाश में थोड़ा ऊपर उठा तो उसकी लाल लाल किरणें नदियों के जल पर पड़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप नदियों ने एक अलग ही अद्भुत रूप धारण कर लिया। नदियों के दोनों तटों के मध्य पर बहती हुई जलधारा सूर्य की लाल लाल किरणों के प्रभाव से मदिरा की धारा के रूप में परिवर्तित हो गई, अर्थात नदियों का जल परिपक्व मदिरा के रंग के समान हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा? तो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल परिपक्व मदिरा के समान प्रतीत हुआ। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना हाथियों के समूह से की गई है। पांचवा प्रश्न है सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया? तो सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों की घटा को नष्ट किया। और अब हम इस पाठ के आखिरी गद्यांश प्रश्न की ओर आ गए हैं। इसके उत्तर को देखेंगे तो इसका पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो लिखा हुआ है पूर्वत, यानी गद्यांश के पाठ का नाम आप जानते हैं महाकवि माह का प्रभात वर्णन, और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए पूर्वत लिख देंगे। आप लिखना चाहे तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, नहीं पूर्वत लिखकर भी काम चल सकता है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश क्या है कि बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। यानी जो शत्रु के साथी होते हैं उनको भी मारना पड़ता है, मजबूरी में नहीं, वो फिर तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, वो तुमसे लड़ेंगे। तो शत्रु का साथी भी शत्रु होता है, यह लेखक बताने का प्रयास करता है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि राजनीति का सिद्धांत है कि शत्रु का सहयोगी भी उसके समान ही शत्रु होता है। यदि शत्रु को नष्ट करके उसके सहयोगियों को छोड़ दिया जाए तो वे अत्यंत घातक होते हैं। तारों की शोभा क्योंकि अंधकार से होती है, इसी कारण तारे उसके अनुयायी होते हैं, मित्र होते हैं। अनुयायी माने समर्थक होते हैं, चेले होते हैं। सूर्य को अपने बल शत्रु अंधकार को नष्ट करने के साथ ही विवश होकर तारों को भी आकाश से समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। लेखक के अनुसार यदि शत्रु के साथ उसके सहयोगियों को नष्ट न किया जाए तो उनसे भय अर्थात खतरा बना रहता है। तीसरा प्रश्न है तारों का समूह देखने में कैसा प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि तारों का समूह देखने में सभ्य और सज्जन प्रतीत होता है। आराम से बेचारे टिमटिमाते रहते हैं ना, तो इसीलिए उसको सभ्य और सज्जन बताया गया है गद्यांश में। चौथा प्रश्न है गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहती है? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे
क्योंकि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार राजनीति यह कहती है कि शत्रु के समान ही शत्रु के सहयोगी भी शत्रु होते हैं। यही कहने का आशय है गद्यांश का। पांचवा प्रश्न है, सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है, यानी प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन अंधकार का नाश करके संपूर्ण संसार का कल्याण करना है। इस प्रकार आपको एक एक पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष उपलब्ध कराया गया। आप आराम से वीडियो रोक रोक करके अपने आवश्यकता अनुसार समझें और लिखें। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपसे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो कक्षा 9 से 12 तक यूपी बोर्ड की हिंदी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लाते रहते हैं। इसके बाद आप भाषा के रंग के प्रश्नों के उत्तर भी देख लीजिए थोड़े समय में। कि इस चैनल का उद्देश्य पूरे पाठ के एक एक प्रश्नों के उत्तर आपको उपलब्ध कराना है। भाषा व्याकरण के प्रश्न भी देख लेते हैं, इससे हमारा ज्ञान विवर्धन होगा। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो सुता सदृश, सुधा सदृश का समास विग्रह हो जाएगा सुता के सदृश, सुता माने पुत्री, सदृश माने समान यानी पुत्री के समान। मधुप मालाओं यानी मधुपों अर्थात भंवरों की मालाएं, मालाएं माने कतारें यानी भंवरों की कतारें जो उड़ने जाती हैं उन्हें मधुप मालाओं भी कहा जा सकता है। जानुपाड़ी, जानु माने घुटना होता है और पाणी माने हाथ होता है, तो जानु और पाड़ी। किरणहीन यानी किरणों से हीन, प्रकाशहीन। इस प्रकार हम समास पद के समास विग्रह देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। तो सप्तधन ऋषि है यहाँ, सप्तधन ऋषि तो हो जाएगा सप्तर्षि। दिक धनवधु, दिग्वधु व्यंजन संधि है इसमें। तथा धन अपि, तथापि। निह धन उद्देश्य, निरुद्देश्य। उदय धन अचल यानी उदयाचल। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। इस प्रकार संधि देख लेंगे। और आपके समक्ष यह पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य के पर्यायवाची होते हैं रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, चंद्रमा का, चांद, शशि, मयंक, राकेश, कमल का, जलज, पंकज, नीरज, राजीव। आकाश का नभ, गगन, अंबर, व्योम। अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा, ध्वांत। और स्त्री का होता है नारी, महिला, औरत, वनिता। बहुत पर्यायवाची हैं। हमारी हिंदी गरीब नहीं है, अंग्रेजी से बहुत अमीर है हमारी हिंदी। अंग्रेजी में तो एक शब्द के एक ही पर्यायवाची मिलने में मुश्किल होता है, लेकिन हमारे शब्दों में क्या बात है। भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल पाए। निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इसको किस कवि ने कहा था, याद हो कमेंट करें।